नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे झारखंड में दीक्षा का जो कोर्स है TPD एडवांस कोर्स 1 की शुरुआत हो चुकी है। हमारे बहुत से मित्रों ने इसे पूरा भी कर लिया होगा और बहुत से मित्रों ने अभी नहीं किया होगा। तो जिन मित्रों ने नहीं किया है उनकी सहायता के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए हम शुरू करते हैं। इसका पहला भाग जो है लंबाई का मापन का आकलन। प्रश्न संख्या 1। कक्षा पहले की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रखकर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाते कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? इसमें आपको एक ही विकल्प चुनना है। हमारा पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा है इकाई पुनरावृत्ति, तीसरा है संक्रामिता और चौथा है लंबाई का संरक्षण। तो मित्रों, इसमें हमारा जो पहला विकल्प है विभाजन वो सही है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 2 की ओर। कक्षा पहले की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदलकर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सलमा जी का इस गतिविधि कराने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हमारा पहला है बच्चों को तुलना करने के मौके देना, दूसरा है बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, तीसरा है बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना और चौथा है बच्चों का ध्यान जूते की आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो मित्रों, इसमें हमारा जो है पहला और दूसरा विकल्प सही है। अब आते हैं प्रश्न 3 की ओर। कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौकों में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हमारा पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा संक्रामिता और चौथा इकाई पुनरावृत्ति। हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा के मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था, इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता, दूसरा शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है, तीसरा शिवम अभी लंबाई की छोटी इकाइयों को देखकर नहीं समझता है, चौथा शिवम को भी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दिवाली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी अंगुलियों बलिस्तों से मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है ऐसे करने से बच्चों की लंबाई मापन की समझ में क्या फ़ायदा मिलेगा? इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे, दूसरा इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, तीसरा लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे और चौथा है इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है, ये समझ पाएंगे। तो मित्रों, 5वां में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6। कक्षा 3 की अध्यापिका तबस्सुम जी ने बच्चों को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर है। इसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय
कई तरह की गलतियाँ की। आपको क्या लगता है इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चों का केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में दिखाया गया और उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। दूसरा, बच्चों को अपना स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया। तीसरा, बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को दिखाकर जिससे सेंटीमीटर आपस में बराबर हो। बच्चों को सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी, क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी की वजह से यह गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सेंटीमीटर का अंदाज या उसकी समझ। दूसरा है मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ। तीसरा है मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ। और चौथा है सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8। कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए उसने सेंटीमीटर स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती है। दूसरा है मुन्नी अभी मापना नहीं जानती है। तीसरा है मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है। और चौथा है मुन्नी नहीं समझती कि कब छोटी और कब बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। तो मित्रों, इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9। कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाए। इसके बाद उन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों ने मीटर सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। दूसरा है बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। तीसरा है बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर पर समझा। और चौथा है बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है सभी बच्चों को समस्या का हल खोजने में मज़ा आता है। दूसरा है बच्चे एक दूसरे की गलती को साबित कर पाते हैं। तीसरा है बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। और चौथा है बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। तो मित्रों, हमारा ये भाग खत्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर, जो कि है भार के मापन का आकलन। तो मित्रों, भार के आकलन का हमारा पहला प्रश्न है। गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ों को उठाकर उन्हें इस तरह से अपनी कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। डैश भारी हल्का है वस्तु का नाम। डैश को धक्का दिया, को खींचा वस्तु का नाम। इस गतिविधि के उद्देश्य को आप इन विकल्पों में से चुनें और आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हमारा पहला विकल्प है वस्तुओं की तुलना करना। दूसरा है भार की भाषा को इस्तेमाल करना। तीसरा है कक्षा में भार मापन पर गतिविधि कराना। और चौथा है भार के गुण की पहचान करना।
तो मित्रों इसमें हमारा दूसरा और चौथा विकल्प सही है। आप देख रहे हैं विकल्प सही हुआ है। अब हम आते हैं प्रश्न 2 की ओर। गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ों को बच्चों के सामने रखकर उन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिख दिया। पहला ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डिब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन सा विकल्प सबसे सटीक होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की। दूसरा है वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना नहीं की। तीसरा है वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की। और चौथा है वस्तुओं को देख करके तुलना की। तो मित्रों इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रहे हैं। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोलों को मापा, फिर उनके वजन को बराबर किया। इनमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसने बेल कर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन से समझ की कमी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है भार के संरक्षण की। दूसरा है बेलनाकार कैसे बनाएं। तीसरा है गोलों को कैसे मापें। और चौथा है विभिन्न आकृतियों के प्रकार। तो मित्रों इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। सुमीत जी ने अपने पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप, रबर, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबर से मापा, एक चौक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है तराजू के इस्तेमाल की समझ सिखाते। दूसरा भार का अंदाजा लगाने की समझ सिखाते। तीसरा उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते। और चौथा किन चीज़ों को मापना है इसकी समझ सिखाते। तो मित्रों इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल को कागज और कंचों से मापा, एक चौक को से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इसमें से किस विकल्प पर काम करने की आवश्यकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है भार का अंदाजा कैसे लगाएं। दूसरा उचित इकाई को चुनने की समस्या। तीसरा इकाइयों को इस्तेमाल कैसे करें। और चौथा तराजू को इस्तेमाल कैसे करें। मित्रों इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो के भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा। 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ? सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला तुलना करना, दूसरा अंदाजा लगाना, तीसरा खुद के भार के मापदंड बनाना और चौथा 1 किलो की समझ। तो मित्रों इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच संबंध को समझना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आपकी शिक्षक से सहमत है और क्यों? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। गौतम, इकाइयों के बीच की दर सीखना मानक इकाइयों को इस्तेमाल करने में जरूरी है। दूसरा विकल्प है गौतम, दर सीखना मानक इकाइयों को एक दूसरे में बदलने करने में जरूरी होता है। तीसरा विकल्प है अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों की माप की समझ मजबूत बनती है। और चौथा विकल्प अदिति, संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। तो मित्रों इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने के बजाय किलोग्राम से समझ शुरू कराना क्यों जरूरी है? आप दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है किलोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा किलोग्राम को महसूस करना आसान है। तीसरा ऐसा करना जरूरी नहीं है,
ग्राम से भी पढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। और चौथा, किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कक्षा में बच्चों को चीज़ों को खुद मापने, अंदाज़ा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और इन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कक्षा में कुछ गतिविधि होंगी। दूसरा है खुद के मापदंड बनेंगे। तीसरा है बच्चों की मापन की समझ बनेगी। और चौथा है बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। ए, मापन की समझ को इस्तेमाल करना। बी, गुण की पहचान, तुलना और क्रमबद्ध करना। सी, मानक इकाइयाँ। डी, गैर मानक इकाइयाँ। ए, खुद के मापदंड तय होना। इन विकल्पों में से दिए गए क्रमों को सही क्रम में चुनें। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो मित्रों, ये हमारा एडवांस कोर्स का दूसरा भाग खत्म हुआ। अब हम चलेंगे तीसरे भाग की ओर, जो है समझ से पढ़ने की रणनीतियों का आकलन। तो मित्रों, हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे पढ़ने में कुशल हैं, क्योंकि वो अक्षरों को पहचान कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है मंजू जी सही हैं, क्योंकि पढ़ने का मतलब अक्षर को जोड़कर शब्दों को पहचानना ही है। दूसरा विकल्प है मंजू जी सही नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने का मतलब पाठ की समझ को बनाना है और इसके साथ जुड़ना है। तीसरा विकल्प है मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर, सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पाठ के अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो, अनुमानिक स्तर। दूसरा है विकल्प है लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो, मूल्यांकन स्तर। तीसरा है तुम्हारे अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा, शाब्दिक स्तर। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों की समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है इस पाठ में यह घटना कब हुई थी। दूसरा विकल्प है तुम्हारे अनुसार पाठ में आगे क्या होगा। तीसरा है तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। और चौथा है तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा हमारा 3। आप देख रहे हैं कि हमारे तीसरे और चौथा विकल्प दोनों एक ही दिया हुआ है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। समझ से पढ़ने की रणनीतियों से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सभी पाठक एक पाठ को पढ़ने के लिए एक तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। दूसरा विकल्प है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती है। चौथा विकल्प है यह रणनीतियाँ माध्यमिक कक्षा के छात्रों की जटिल और संपूर्ण जानकारी पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती है। चौथा विकल्प है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चे अपने आप नहीं सीख सकते। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियाँ इस्तेमाल करने को कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीतियों की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हमारा पहला विकल्प है बच्चों को रणनीतियाँ बनाने का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियाँ करवा सकते हैं। दूसरा है रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। तीसरा है रणनीतियों का विवरण सरल भाषा में दे सकते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला दूसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है।
पुस्तकालय से किसी उपन्यास को लेने से पहले वह उसके पन्नों को पलटते हुए कुछ वाक्य और मुख्य वाक्य पढ़ती है, उस विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है स्कैनिंग, दूसरा पाठ में नए शब्दों का अर्थ समझना और तीसरा है स्किमिंग। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के अंत में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक भी कंबल ओढ़ लिया है। इस मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से हम सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। पहला विकल्प है स्कैनिंग, दूसरा पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, तीसरा पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछना। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। मैरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए हर नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती हैं, जबकि उनके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने का प्रभाव टूटता है। आपके अनुसार मैरी जी अपने छात्रों को नए शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए और क्या सुझाव दे सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, शब्दों को तोड़कर समझना, महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। मित्रों, इसमें सभी विकल्प सही हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पढ़ते स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझ से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे। दूसरा विकल्प है बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे। तीसरा विकल्प है बच्चे पाठ को ज्यों का त्यों याद रख पाएंगे। और चौथा विकल्प है बच्चे अपने मूल्यांकन के लिए खुद ही प्रश्न बना लेंगे। मित्रों, इसमें हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है। तो मित्रों, ये है जो हमारा तीसरा भाग था, समझ से पढ़ने की रणनीतियों का आकलन, ये समाप्त हो चुका है। अब हम इसके अंतिम भाग आकलन पैकेज की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1। आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ आपके समझ से पढ़ने के स्तर की भी सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। पहला है पाठ के अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो, अनुमानिक स्तर। दूसरा है आपके अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा, शाब्दिक स्तर। तीसरा है इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर बच्चों की राय अपने समूह में साझा करना, मूल्यांकन स्तर। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कक्षा दूसरी की शिक्षिका अनु जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच में की जा सकती थी और 2 मौकों में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? हमारा पहला विकल्प है विभाजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा संक्रामिता और चौथा है इकाई पुनरावृत्ति। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब आते हैं प्रश्न 3 की ओर। मोहन जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, पानी वाले रंग के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ों को सामने रखकर उन्हें वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, पानी वाला रंग का डिब्बा, लंच बॉक्स। मोहन जी को लगा यह क्रम सही नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? पहला विकल्प है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की। दूसरा है वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना की नहीं की। तीसरा विकल्प है वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की। और चौथा है वस्तुओं के आकार के आधार पर देखकर तुलना की। तो मित्रों, इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। अब आइए इसे सबमिट करते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि स्कोर 3/3 है, इसका मतलब हमारे सभी विकल्प सही हैं।